नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं कैरिकुलम को लेकर के अर्थात पाठ्यचर्या को लेकर के। आज हम पाठ्यचर्या के उद्देश्य को समझेंगे और उसके जो आधारभूत सिद्धांत हुआ करते हैं उसको संपूर्णतया हम समझेंगे, क्योंकि आप पिछली कक्षा को अगर देखेंगे तो पिछली कक्षा में आपको उसके अर्थों को बताया गया है, उसकी संकल्पनाओं को बताया गया है, उसकी परिभाषाओं को बताया गया है। तो हम जो भी टॉपिक लेते हैं संपूर्ण रूप से एक सीरीज के रूप में लेते हैं। आप हमारा अगर प्ले लिस्ट को सर्च करेंगे तो आपको विभिन्न प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे और उसमें सटीक आपको सारे पक्ष आपको मिल जाएंगे, सारे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे इकट्ठा तौर पर। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम लिंक भी है जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है किसका। तो कैरिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या क्या और उसके जो आधारभूत सिद्धांत क्या है अर्थात निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, उस संपूर्ण चीज़ों को हम वस्तुस्थिति को हम समझेंगे। दरअसल जब भी हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं, जब भी हम कैरिकुलम की बात करते हैं, तो जब भी हमें कैरिकुलम का निर्माण करना होता है, जब भी हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना होता है या उसके आधारभूत तथ्यों का या उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि संपूर्ण जितने भी स्तर होते हैं संपूर्ण स्तर के लिए एक ही पाठ्यचर्या का निर्माण कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके स्तर अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे तो नर्सरी का जो स्तर होता है वो अलग प्रकार का होता है, 5th क्लास का अलग प्रकार का होता है, 10th क्लास का अलग प्रकार का होता है, ग्रेजुएशन स्तर अलग प्रकार का होता है, पीएचडी स्तर अलग प्रकार का होता है। अर्थात सभी के स्तर अलग अलग होते हैं, सभी की रुचियां अलग अलग होते हैं, सभी के सोचने समझने की शक्तियां अलग अलग होते हैं, रुचियां अलग होते हैं, उसके संबंधित जीवन शैली अलग अलग होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं जिसको देख कर के हमें किसी भी तथ्यों का निर्धारण करना होता है। उसमें से उद्देश्य एक मात्र है। तो उसी प्रकार से जब भी संपूर्ण रूप से हमें किसी भी पाठ्यचर्या का निर्माण करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका स्तर क्या है। क्या देखते हैं कि जिस भी कक्षा का हम निर्धारण करने जा रहे हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करने जा रहे हैं, उसका स्तर क्या है अर्थात वो किस कक्षा से संबंधित है। हम उसी को, और जब भी आप देखते होंगे कि जब भी हम कक्षा में जाते हैं तो एक शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक का कार्य होता है कि वो जिस भी कक्षा में जाते हैं, अगर वो 5th कक्षा में जाते हैं तो उनको 5th कक्षा के बराबर का स्तर का निर्धारण करना होता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि मैं अगर 5th कक्षा में जाऊं तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं भी 5वीं कक्षा का ही छात्र हूं, तभी मेरी भाषा शैली भी उस प्रकार की होगी, मेरी सरलता भी उस प्रकार की होगी, मेरे सोचने समझने की शक्तियाँ भी उस प्रकार की होंगी, हमारी भाषा शैली भी उस प्रकार की होंगी, हमारा जो समझाने का तरीका भी होगा वो उस प्रकार का होगा। अर्थात हम संपूर्ण तरीके से कक्षा किस स्तर के हो जाएंगे, 5वीं स्तर के हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है उसी प्रकार से जब हम कैरिकुलम का निर्धारण करते हैं या उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो हमें इन बातों का बेहतर ख्याल रखना होता है कि हम किस कक्षा या किस स्तर का पाठ्यक्रम का उद्देश्य का निर्धारण करने जा रहे हैं। तो उसकी रुचियाँ, उसकी योग्यताएं, उसकी दक्षताएं, उसकी क्षमताएं जिस प्रकार की होती हैं हम उस प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ख्याल निश्चित रूप से रखना चाहिए कि हमारे अंदर अर्थात बच्चों के अंदर का जो अंतर्निहित रुचियां हैं उसको बाहर निकाला जाए, उसकी दक्षता को किस प्रकार से बाहर प्रकटीकरण किस प्रकार से किया जाए, उसमें उसका समावेश अवश्य ही होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने क्या कहा, फिर सामाजिकता का विकास बहुत
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बच्चा जाता है कक्ष में तो उसमें सामाजिकता का विकास बहुत ज़रूरी होता है। तभी जा कर के वो अपने राष्ट्र से, अपने समाज से, अपने गांव से या अपने मोहल्ले से क्या कर पाएगा, संपर्क साध पाएगा और उसमें सामाजिकता का निर्माण हो पाएगा। फिर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, हमें ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उद्देश्य का निर्धारण करने में कि हम क्या करें, तो प्रजातांत्रिक गुणों का निर्धारण करें। क्योंकि जब तक कक्ष में प्रजातांत्रिक गुणों का निर्धारण नहीं हो पाएगा तब तक क्या हो पाएगा, तो किसी में दब्बू की भावना रहेगी। कोई समझेगा कि कोई अगर तेज़ बच्चा है वो ज़्यादा ही तेज़ हो जाएगा और जो सामान्य है वो ठीक ठीक रहेगा, लेकिन जो निचले में अर्थात जो सामान्य से कम है वो दब्बू रह जाएगा, वो उसको कभी भी मौका ही नहीं मिल पाएगा और वो अपने गुणों का विकास कर ही नहीं पाएगा, अर्थात उसमें कुंठा की भावना जागृत हो जाएगी। तो अर्थात कुल मिलाकर के हमें जब भी हम कैरिकुलम का निर्धारण करने जाते हैं, हम जब भी पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण करने जाते हैं, तो हमें तमाम पक्षों को यहाँ पर देखना होता है, उसको समझना होता है। अब हम सीधे चलते हैं किसमें, तो निर्माण के आधारभूत सिद्धांत। अब निर्माण के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं उसमें भी जब भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण करने जाते हैं तो उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए, जिसमें हमें सबसे पहला तो उसमें भी क्या होना चाहिए, स्तर तो संपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रथम आ जाएगा। प्रथम दृष्टया अगर देखेंगे तो स्तर तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम ये तो देखेंगे ही कि हम जिसका निर्धारण करने जा रहे हैं, किसी भी सिद्धांत को देने से पहले हमें तो स्तर का निर्धारण करना ही पड़ेगा। फिर आता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब क्या है कि हम जिस कक्ष के लिए पाठ्यचर्या का निर्धारण करने जा रहे हैं उसके जो निर्धारण में हमें क्या करना है, तो ऐसे विषयों का समावेश करना है जो उपयोगी हो, उस कक्षा के लिए, उस स्तर के लिए उपयोगी हो, उसके जीवन शैली के लिए उपयोगी हो, उसके जीवनदायी या भावी भविष्य के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि अगर हम मान लीजिए कि अगर नर्सरी का बना रहे हैं और सीधे हम बड़े बड़े जो पीएचडी वाले स्तर हैं उसको हमने यहाँ पर दे दिया, तो भैया वो तो एकदम से कहीं ना कहीं वो खराब ही माना जाएगा, वो तो होगा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले उपयोगिता का सिद्धांत अर्थात ऐसे विषयों का समावेश वहां पर करना होता है जो उसके लिए क्या हो, तो उपयोगी हो। फिर आता है रचनात्मकता या क्रियाशीलता, रचनात्मकता या सृजनात्मकता। अब रचनात्मकता या सृजनात्मकता क्या है, अब ये बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें बच्चों में रचनात्मकता का डेवलप हम नहीं कर पाएंगे तब तक वो आगे की चीज़ों को नहीं सोच पाएगा, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सभी के रुचियों में अलग परिवर्तन होता है, सभी के दक्षताओं में परिवर्तन होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है, दक्षताओं में, योग्यताओं में, क्षमताओं में, सभी में परिवर्तन होता है। तो जितने भी बच्चे हैं तो एक सामान्य सिद्धांत का हम स्थापन करते हैं जिसमें कि हम रचनात्मकता जो कि सबके लिए क्या हो, तो उपयोगी हो, जो एक अच्छे बच्चे के लिए, जो तेज बच्चा है उसके लिए भी उपयोगी हो, जो मंद बच्चा है उसके लिए भी उपयोगी हो। क्योंकि सृजनात्मकता जो होती है वो सृजनात्मकता प्रत्येक बच्चे में होती है, कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न अर्थों में होती है, भिन्न भिन्न जगहों में होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक में होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो उसको उभारने की जरूरत होती है। फिर आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत अत्यधिक आवश्यक होता है। आप जब देखेंगे कक्ष में अगर बच्चे बैठ जाएंगे,
शिक्षक भी बहुत तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सक्रियता के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो कक्षा प्रबंधन नहीं कर पाए, अगर वो ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कि मतलब उस स्तर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है तो ध्यानाकर्षण वाली चीज़ें उसमें नहीं है, तो क्या बच्चे सक्रिय रहेंगे? बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे। और जब बच्चे ही सक्रिय नहीं रहेंगे तो उसको कहाँ से आप समझा पाएंगे? आप नहीं समझा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि उसमें उपकरणों का भी होना अत्यावश्यक होता है, उसमें शैलियों का भी होना आवश्यक होता है, उसमें कंटेंट का होना आवश्यक हो जाता है, उसमें शिक्षक की दक्षताओं का होना आवश्यक हो जाता है, संप्रेषण शक्ति अर्थात शिक्षक का जो संप्रेषण शक्ति है वो किस प्रकार का है वो बहुत मायने रख जाता है, शिक्षक का जो कक्षा प्रबंधन है वो किस प्रकार का है वो बहुत मायने रखता है। अर्थात ये सब सारी चीज़ें क्रियाशीलता को जागृत करता है, और जब तक बच्चे और शिक्षक दोनों ही परस्पर क्रियाशील नहीं रहेंगे तब तक कभी भी क्या होगा तो एक अच्छा कक्ष का निर्माण नहीं हो सकता है। फिर संबंधों का निर्धारण। अब संबंधों का निर्धारण कहने का मतलब है कि शिक्षक और छात्रों में संबंध, जितना मजबूत संबंध शिक्षक और छात्रों में रहेगा, अर्थात जितना शिक्षक छात्र को जान पाएंगे और जितना छात्र शिक्षक को जान पाएंगे, उस आधार पर उसकी मजबूती होती है और उस प्रकार की सक्रियता अपने आप डेवलप हो जाती है। तो इसमें संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर आता है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत क्या है? तो लचीलेपन का सिद्धांत ऐसा है कि एकदम से सख्ती आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से सुई के नोक पर अगर ऐसा से यहाँ से ऐसा हुआ तो मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने चाहिए कि एकदम अगर मान लीजिए कि आप कक्षा में गए और बच्चा अगर मान लीजिए कि उसको बहुत तगड़ी प्यास लगी और बच्चा अपने आप पानी पीने लगा, तो आप एकदम से अगर डांटने लगे तो बच्चे हो सकता है कि कुंठाग्रसित हो जाए। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अर्थात उसमें लचीलापन तो अवश्य ही होने चाहिए। अर्थात उसमें चाहे वो प्रश्न पूछने का लचीलापन हो, चाहे वो समझने बूझने का लचीलापन हो, या फिर तार्किक लचीलापन हो, अर्थात आप सारी जगह को यहाँ पर लचीलापन वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अर्थात जब भी हम ये पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे तो उसके आधारभूत सिद्धांत में लचीलापन का सिद्धांत बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। फिर आता है प्रजातांत्रिक गुणों का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक गुणों का सिद्धांत का मतलब है कि हम ऐसा वातावरण वहाँ पर देंगे बच्चों को जहाँ पर प्रजातांत्रिक वातावरण रहेगा, अर्थात सभी का समान स्तर रहेगा, कोई भी न ऊपर है न कोई भी नीचे है, सभी बच्चे समान हैं। और सभी बच्चे जब समान हैं तो कोई भी, चाहे वो अमीर घर से आए बच्चे, चाहे वो गरीब घर से आए बच्चे, मतलब नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे समान हो जाते हैं। तो वहाँ पर सभी को उत्कंठा जागृत होती है, चाहे वो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो, चाहे वो जानने की जिज्ञासा हो, चाहे वो कोई कार्य करने की जिज्ञासा हो, चाहे खेल की जिज्ञासा हो या अन्य की जिज्ञासा हो। तो ये प्रजातांत्रिक वातावरण खास करके जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक गुणों का निर्माण निश्चित रूप से एक सिद्धांत उस पर होना चाहिए। फिर आता है नैतिकता एवं उत्तम आदर्शों का निर्माण का सिद्धांत। तो नैतिकता एवं उत्तम आदर्श। अब ये नैतिकता एवं उत्तम आदर्शों का सिद्धांत जो है, वो नैतिकता आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो नैतिकता का बहुत ह्रास होता जा रहा है। पहले के ज़माने में नैतिकता स्वयं में डेवलप होता था, आज के समय में इसका ह्रास सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप देखेंगे तो आईसीटी जो है, आईसीटी जितना अधिक प्रभावशील है उतना ही वो दोनों पक्ष उसका है। आप आईसीटी का अगर उपयोग करेंगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो उपयोगी से ज़्यादा दुरुपयोगी भी सिद्ध होता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब
बच्चे अच्छे हैं वो तो उसका उपयोग करना चाहता है, वो उसका उपयोग करता है और उपयोग करके बहुत आगे तक पहुंच जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया में इतने जकड़ जाते हैं या इतने एडिक्ट हो जाते हैं उसमें कि वो उससे निकल नहीं पाते हैं और सारी पढ़ाई लिखाई जितनी भी जीवन शैली है वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और वो कहाँ उसकी ज़िंदगी जा रही है वो पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़, तो नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास में जैसे कि किसी मान लीजिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, कैसे गुणों का विकास करना चाहिए, कक्षा प्रबंधन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, कक्षा में बैठने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें आप किसी महापुरुषों का दे सकते हैं कि कैसा कैसा उन्होंने अपने जीवन को जिया है और कैसे कैसे करके उन्होंने महापुरुष के रूप में एक पुरुष से महापुरुष में उन्होंने कैसे तब्दील हुए हैं। इस प्रकार की चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। फिर जो उत्तम आदर्श हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं, उनको निर्धारण करके उसको बताना पड़ेगा, तभी वो जा करके जो बच्चे हैं वो एक उत्तम नागरिक बन सकेंगे। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि आईसीटी बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है और दुरुपयोगी भी है, लेकिन अब हम पर निर्भर करता है कि हम उसको उसका उपयोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें होती है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने ये जो पाठ्यचर्या का जो सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है और उसके जो उद्देश्य हैं उसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।